हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है, जो कि जीव और समष्टियां यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता और प्रवासन यानी कि माइग्रेशन क्या होता है, और साथ ही साथ माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं यानी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यदि ग्रीष्म निष्क्रियता की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्रीष्म यानी कि आपको पता है, ग्रीष्म यानी कि एक तरह से जो तापमान अधिक रहता है जिस मौसम में, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो गर्मी का मौसम होता है जिसमें कि तापमान ज्यादा होता है, तो उस तापमान के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से वे निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रीष्म या हम कह सकते हैं कि अधिक तापमान में क्या होता है, कुछ जीव जो है कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसे ही हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। मतलब ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसे ही हम ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। शाब्दिक तौर पे भी आप समझ सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जीव कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग ग्रीष्म निष्क्रियता इसे हम कहते हैं। तो ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गर्मी या अधिक तापमान के कारण क्या होता है, कुछ जीव जो हैं कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। देखिए, ग्रीष्म निष्क्रियता के आप एग्जाम्पल यहां पे देख सकते हैं। जैसे सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो है दक्षिण पूर्वी मरुस्थल में उपस्थित जो एंडोथर्मिक जीव है, जैसे कि भूगिलहरी। तो यदि आप भूमि पर स्थित जो गिलहरी होती है, अधिकतर जो भूगिलहरी होती है, तो वो बेसिकली एंडोथर्मिक होती है। और बेसिकली आप समझेंगे यहाँ पे कि जो भूगिलहरी होती है ये क्या करती है, तापमान जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि निष्क्रिय अवस्था का आप ये नहीं कह सकते कि एकदम से इसकी सारी क्रियाएं रुक जाएगी, पर बॉडी के अंदर की कई सारी जो इनकी एक्टिविटीज या क्रियाकलाप होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। जैसे इसके अलावा आप देख सकते हैं जो एक्सोथर्मिक जीव होता है, बेसिकली जैसे मेढक हो गया, इनमें देखिए क्या होता है कि गर्मियों में ये ठंडे एवं छायादार स्थानों पर चले जाते हैं। मेढक में आप देखे होंगे जो राना टिग्रिना होता है, गर्मियों में आप देखेंगे कि जो मेढक होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ठंडे एवं छायादार स्थानों में चले जाते हैं। और ग्रीष्म निष्क्रियता के कारण क्या हो जाता है कि इनके अंदर की श्वसन से संबंधित जो क्रियाएं होती है या गतियां होती है, श्वसन गतियां होती है, या आप ये कह सकते हैं कि जो भोजन ग्रहण करने जैसी आदि क्रियाएं होती है ये मंद होने लगती है। क्योंकि ग्रीष्म निष्क्रियता के कारण। तो देखिए, ग्रीष्म निष्क्रियता का शाब्दिक तौर से आप मतलब समझ सकते हैं कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो कि गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, यानी कि अधिक तापमान को नहीं झेल पाते हैं, जिससे बचने के लिए या आप ये कह सकते हैं कि अधिक तापमान के कारण ये जीव निष्क्रिय अवस्था में कुछ समय के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं और इनके अंदर की कुछ एक्टिविटीज निष्क्रिय हो जाती हैं। मतलब इसके अंदर की कुछ क्रियाकलाप जो है कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि मंद गति से काम करते हैं। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भूगिलहरी और मेढक का एग्जाम्पल दिया गया है, तो इनमें आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मेढक में आप समझ सकते हैं कि मेढक जो होता है, जैसे ही गर्मी का सीजन आता है आपको मेढक बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये ठंडे एवं छायादार स्थानों में चले हो जाते हैं। अगर ये गर्मियों में रह जाएंगे तो ये निष्क्रिय अवस्था में चले जाएंगे। इनके शरीर की जो अतिरिक्त क्रियाएं हैं या आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर क्रियाएं जो है निष्क्रिय होने लगेगी, जिस कारण से ये ठंडे एवं छायादार स्थानों पर चले जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए, यदि हम बात करते हैं शीत निष्क्रियता की, तो शीत निष्क्रियता जैसा कि अब नाम से स्पष्ट है, शीत निष्क्रियता। तो देखिए, ग्रीष्म निष्क्रियता में आपने क्या देखा कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, मतलब गर्मी से संबंधित है, यानी गर्मी में तापमान क्या होता है, अधिक होता है, तो अधिक तापमान से संबंधित है। और उसका जस्ट अपोजिट है शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता में आप पाएंगे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि शीत ऋतु में कम तापमान के कारण निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसे ही हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। तो शीत ऋतु में कुछ जीवों का निष्क्रिय अवस्था में चले जाना ही शीत निष्क्रियता है। तो दोनों में आपको यहां पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब है ग्रीष्म ऋतु में कुछ जीव कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, वही शीत निष्क्रियता का मतलब है कि शीत ऋतु में कुछ जीव कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसे ही हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। और शीत निष्क्रियता की यदि हम बात करेंगे तो बेसिकली यह प्रक्रिया जो है शीत रुधिर वाले जीवों में पाई जाती है, जैसे कि आप मेढक में देख सकते हैं।
तो यह प्रक्रिया मेढक में भी पाई जाती है शीत निष्क्रियता में। तो देखिए शीत निष्क्रियता के समय क्या होता है कि श्वसन जैसे हो गए यानी रेस्पिरेशन हो गया। इसके अलावा शरीर की जो प्रकार्यात्मक प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि मान लीजिए शारीरिक तापक्रम हो गया, शरीर का तापक्रम जो है कम होने लगता है। इसके अलावा जो हृदय स्पंदन दर होता है ये इसमें भी कमी आने लगती है। पाचन की जो दर होती है ये भी मंद पड़ने लग जाती है। इस प्रकार से कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि शीत निष्क्रियता में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि शीत निष्क्रियता में क्या होता है कि कुछ जीव जो है, क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है, ठंड का मौसम होता है, और ठंड के मौसम में क्या होता है, तापमान कम होता है। तापमान के कम होने के कारण कई सारे जीवों की कुछ प्रक्रियाएं जो है मंद गति से चलने लगती है, जैसे कि पाचन दर का मंद पड़ जाना, इसके अलावा हृदय स्पंदन की दर कम पड़ जाना, शरीर का तापक्रम का कम हो जाना। इस प्रकार से कई सारी शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए कुछ जीव जो है शीत ऋतु में कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जीवों को हम शीत निष्क्रिय जीव कहेंगे, या आप ये कह सकते हैं इस प्रक्रिया को हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। देखिए जिसके कारण बेसिकली जीव जो है शीत ऋतु में अपनी सुरक्षा करने में भी सक्षम होता है। आप एक चीज यहां पे और पाएंगे कि ये जीव जो है शीत ऋतु में निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, जिस कारण से ये शीत ऋतु से अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। अदरवाइज ये ज्यादा समय तक यदि शीत ऋतु में रह गए तो इनके जीवन की समस्या भी आप कह सकते हैं कई सारी उत्पन्न खड़ी होगी। हो सकता है जीव धीरे धीरे जो है मृत अवस्था की कगार पे आ जाएं। तो इस प्रकार से ये अपने आप को सुरक्षा भी प्रदान कर लेते हैं निष्क्रिय अवस्था में जाने के पश्चात, क्योंकि यदि निष्क्रिय अवस्था में जाएंगे तो कुछ ही जीवों की प्रक्रियाएं जो है रुकेगी, बाद में ये पुनः जैसे ही मौसम इनके अनुकूल आएगा फिर से वो वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से शीत निष्क्रियता का मतलब होता है कि शीत ऋतु में कुछ जीव जो है निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं कुछ समय के लिए। इस प्रक्रिया को ही हम शीत निष्क्रियता कहते हैं। अब देखिए प्रवासन यानी कि माइग्रेशन क्या होता है। देखिए माइग्रेशन को यदि आप समझेंगे तो देखिए यहां पे आप डेफिनेशन तौर पे समझ सकते हैं कि किसी भी समष्टि के जीव की दो तरफा गति को ही हम क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। अब दो तरफा गति का संबंध कहां से है, तो देखिए क्या कहा गया है कि किसी भी समष्टि में, तो समष्टि का मतलब होता है एक तरह से जातियों का समूह। तो यदि देखिए एक ही जाति के मान लीजिए कई सारे यदि समूह है तो वो हमारी क्या है, समष्टि है। तो समष्टि या पॉपुलेशंस में यदि आप देखेंगे कि कई सारे लोगों का समूह है जो कि एक ही जाति के कई सारे लोगों का समूह है। अब यहां पे आप समझेंगे कि किसी भी समष्टि के जीव की दो तरफा गति, दो तरफा गति का मतलब है कि समष्टि में यदि कोई भी जीव बाहर से आता है या कि समष्टि से कोई जीव बाहर जाता है तो यह दो तरफा गति हो गई, क्योंकि जीव बाहर से भी आ रहे हैं समष्टि में और समष्टि से बाहर भी जीव जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किसी भी समष्टि के जीव की यदि दो तरफा गति हो रही है, मतलब कोई भी जीव यदि समष्टि में आ रहा है बाहर से या कि कोई भी जीव समष्टि से बाहर की ओर जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं। तो प्रवासन देखिए कई कारणों से हो सकता है। अब सपोज करिए कि यदि कोई भी बाहर से यदि जीव हमारी समष्टि में आ रहा है तो किसी ना किसी कारण से तो जरूर आएगा, बिना कारण के तो वो नहीं आएगा अपनी जगह से दूसरी जगह पे। तो इसके कई सारे रीजन हैं और इन्हीं रीजनों के आधार पर प्रवासन को हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए जो प्रवासन का प्रकार है वो है दैनिक प्रवासन। दैनिक प्रवासन आप शाब्दिक तौर पे समझ सकते हैं कि इसमें जो जीव होता है वो भोजन की खोज में अपने स्थान से रोजाना प्रवास करता है तथा सायंकाल वापस आ जाता है। शाब्दिक तौर पे आप समझ सकते हैं कि भोजन के लिए जो दैनिक प्रवासन होता है मतलब ये डेली होगा। और दैनिक प्रवासन में देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे जैसे चिड़िया दिया गया एग्जाम्पल में, बेसिकली चिड़िया के अलावा कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आप ले सकते हैं। तो कई सारे जीव क्या करते हैं कि भोजन के लिए ये अपने स्थान से दूसरी समष्टि में चले जाते हैं और जैसे ही सायंकाल होता है ये भोजन की तलाश करके पुनः अपनी स्थान पे वापस आ जाते हैं। तो दैनिक प्रवासन का मतलब होता है कि यदि कोई जीव भोजन की खोज के लिए अपने स्थान से दूसरी समष्टि में जाता है तो इसे हम दैनिक प्रवासन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चिड़िया जो है पूरे दिन अपने भोजन के लिए या अपने बच्चों के भोजन के लिए दूसरी समष्टि में भ्रमण करेगी और फिर सायंकाल जो है पुनः वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से दैनिक प्रवासन में क्या होता है कि कोई भी जीव अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एक समष्टि से दूसरी समष्टि में जाता है।
और भोजन प्राप्त करने के पश्चात पुनः सायंकाल अपने उसी स्थान पर वापस आ जाता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा प्रवासन का प्रकार है वो है सामयिक प्रवासन। तो सामयिक प्रवासन का मतलब देखिए क्या होता है कि इस प्रकार का जो प्रवासन होगा वो समय समय पर उस दौरान होता है जब किसी जीव स्थल में जो जीवों की संख्या है उस स्थल की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है। अब देखिए उनकी संख्या लगातार बढ़ने से क्या होगा कि उस स्थल पर भोजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण भोजन प्राप्ति हेतु जीव दूसरे आवास पर चले जाते हैं। अब आप यहां पे पाएंगे कि सामयिक प्रवासन का मतलब क्या होता है। तो देखिए सपोज करिए हमारे पास कोई एक समष्टि है। अब समष्टि में मान लीजिए 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है। समष्टि में इतनी यहां पे जगह है, इतनी स्पेस है कि वहां पे केवल 100 लोग रह सकते हैं। अब यदि 100 लोगों की धारण क्षमता है, मतलब किसी भी समष्टि में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए एक घर में 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है, तो 100 लोग तो वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं, 100 लोगों का खाना भी वहां पे बन सकता है। लेकिन यदि उससे अतिरिक्त लोग वहां पे आ जाएंगे तो क्या होगा, ना तो अतिरिक्त लोग जो आए हैं उनको भोजन मिल पाएगा, ना तो उनको रहने के लिए स्पेस मिल पाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि ऐसे में सामयिक प्रवासन होगा। सामयिक प्रवासन में क्या होता है कि कोई भी यदि जगह है वहां की धारण क्षमता मान लीजिए एक लिमिट में है और उस धारण क्षमता से यदि अधिक जीव समष्टि में आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, ऐसे में फिर वो जीव कहां जाएंगे, दूसरी जगह प्रवास करेंगे। तो ये जीव क्या करेंगे भैया, जब इनको खाना खाने के लिए ही नहीं मिलेगा, ना ही इनको रहने के लिए स्पेस मिलेगी, क्योंकि वहां की धारण क्षमता खाने की और रहने की पूरी हो चुकी है, तो ये जीव किसी दूसरी समष्टि की ओर प्रवास करेंगे। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सामयिक प्रवासन कहेंगे। तो यह प्रवासन भी भोजन के लिए या कि किसी भी कारण से हो सकता है रहने के लिए। तो इस प्रकार से सामयिक प्रवासन का मतलब क्या है कि यदि किसी स्थान की धारण क्षमता मान लीजिए कितनी है, 100 लोगों की है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि इससे ज्यादा लोग वहां पे आ जाएंगे तो उनको रहने के लिए भोजन के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण से ये दूसरे स्थानों पर इनका प्रवासन होगा। इस प्रकार के प्रवासन को हम सामयिक प्रवासन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे आप ऋतु प्रवासन क्या होता है। ऋतु प्रवासन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मान लीजिए कोई भी विपरीत पर्यावरणीय दशाएं हैं तो उनसे बचने के लिए जीव जो है दूसरी जगह प्रवासन करते हैं। अब सपोज करिए कोई जीव ऐसे हैं जो कि ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां का वातावरण क्या है, गर्म है। अब वो गर्म वातावरण में रहने वाले जीव हैं। अब यदि मान लीजिए ठंडी का मौसम आया तो ये जीव क्या करेंगे, अब इनको फिर से गर्म वातावरण चाहिए, तो ये दूसरी जगह कहीं गर्म वातावरण ढूंढने के लिए कहीं दूसरी समष्टि में चले जाएंगे और वहां रहने लगेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रकार का जो प्रवासन होता है ये बेसिकली भोजन की तलाश और मुख्य रूप से विपरीत पर्यावरणीय दशाओं से बचने के लिए होता है। तो इस प्रकार से देखिए प्रवासन के 3 प्रकार होते हैं। कई बार प्रवासन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता और प्रवासन क्या होता है। प्रवासन के जितने भी प्रकार हैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।